जो मैं अभी बोलने वाला हूँ शायद उसको सुनकर आप अपने सर के बालों को पकड़कर बैठ जाएंगे और गुस्से में होकर ये बोलने लगेंगे कि मैं कितनी नीच, घटिया, गंदी बात कर रहा हूँ। शायद ये वीडियोस, ये बात मैं सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आज की घटना यकीन ना करने वाली है, क्योंकि एक माँ जो अपने जवान बेटे के साथ हर रोज़ कई महीनों से हर रोज़ संबंध बनाती और अपनी हवस को पूरा करती, लेकिन उसकी हवस यहाँ पर भी शांत नहीं होती। फिर वो अपने दूसरे वाले बेटे से, जो वो भी जवान था, उस बेटे के साथ भी संबंध बनाना शुरू करती है। वो अब अपने दोनों बेटों के साथ हर रोज़ संबंध बनाती उसके पति के, अपने पति की आंखों के सामने, और फिर उसकी हवस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आखिर में उसका जो अंत होता है, जिसमें उसके सर को उसके तन से अलग कर दिया जाता है, उसके हाथों की उंगलियों को काट दिया जाता है और उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया जाता है। लेकिन हैरत करने वाली बात यह है कि भला एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? एक माँ की नीयत अपने ही बेटे के ऊपर कैसे फिसल गई? और फिर उसको, उस माँ को, उस हैवान दरिंदी माँ को किसने मौत के घाट उतारा? ये जो पूरी कहानी है शुरू से लेकर आखिर तक की, आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइम पर दुनिया में कितने लोग नीच हो चुके हैं, जो इंसान की शक्ल में जानवर बन चुके हैं। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। इस वीडियो को ज़रा सा भी आगे पीछे स्किप ना करें, थोड़ी देर के लिए अपने फ़ोन को साइड में रखकर पूरी बात को सुनें। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, और ये हमारी दुआ है कि आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जो और लोगों के साथ होता है वो आपके साथ बिल्कुल ना हो। और ये वीडियो दिखाने का, सुनाने का मकसद भी हमारा यही रहता है कि आप आने वाली मुसीबत को भांप सकें, समझ सकें, और उसको मुसीबत के आने से पहले उससे बच भी सकें। तो चलते हैं, घटना की तरफ बढ़ते हैं। जो आज की घटना है वो मध्य प्रदेश का एक ज़िला है। ज़िले का नाम है छतरपुर, और उसी छतरपुर ज़िले का एक गांव है। गांव का नाम है गोरीहार। वहाँ 20 सितंबर वाले दिन एक चौकीदार, जो वहाँ उसी गांव में चौकीदारी करता है, वो जंगलों की तरफ निकला हुआ था चौकीदारी करने के लिए। वो अपने काम से जा रहा था कि अचानक से उसकी नज़र पड़ती है कि झाड़ियों में एक महिला पड़ी हुई है, और महिला के शरीर पर कुछ कपड़े ऊपर से ज़रूर पड़े हुए हैं। वो देखकर हैरान हो जाता है। उसको लगता है कि शायद ये महिला यहाँ गिरी होगी, या फिर हो सकता है एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो, कोई ना कोई तो बात ज़रूर होगी। जब वो जाता है तो उस महिला के पैरों की तरफ से उसकी नज़र पड़ती है। वो जैसे ही महिला के चेहरे को देखने की कोशिश करता है तो महिला का सर गायब था और उसके हाथों की उंगलियां भी नहीं थी। उस चौकीदार की चीख निकल जाती है और वो फौरन गांव की तरफ भागता है। गांव के लोगों को बुलाता है, इकट्ठा करता है, सबको बताता है कि ऐसे ऐसे वहाँ एक महिला की लाश पड़ी है। गांव के लोग देखते हैं और फौरन जो वहाँ मठोनद थाना है उसकी, वहाँ पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर आनन फानन में पहुँचती है, जगह का मुआयना करती है। जब लाश को देखती है तो वो एक लाश एक महिला की लग रही थी, और उसकी जो उंगलियां थीं, अंगूठे थे, उनको काट दिया गया था। वो पास में ही उंगलियां पड़ी हुई थीं। लेकिन बड़ा सवाल था कि आखिर इस महिला का सर कहाँ पर है। अब पुलिस को अंदाज़ा होता है कि जब यहाँ पर उंगलियां पड़ी हुई हैं, धड़ पड़ा हुआ है, तो हो सकता है यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही हो सकता है सर भी मिल जाए। इसलिए डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है और एक पुलिस की टीम वहीं झाड़ियों में सर को ढूंढने में लग जाती है। गांव के लोग भी पुलिस के साथ लग जाते हैं। लगभग 1 से 1.5 घंटे की मेहनत के बाद पूरा गांव का हुजूम वहाँ पर आ गया था। तब जाकर सर मिलता है। उस सर को वहीं पर रखते हैं, फ़ोटो को क्लिक किया जाता है। बड़ा सवाल था कि आखिर ये महिला कौन है, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर कातिल कौन है। इसीलिए पुलिस शिनाख्त करवाने के लिए फ़ोटो को खींचती है। आसपास गांव में सबको शेयर किया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है। पुलिस के सिपाही, पुलिस के जवान उस फ़ोटो को दिखा कर लोगों से पूछ रहे थे कि आप इस महिला को जानते हैं। जब पुलिस 1-2 दिन तक ये मेहनत करती है तो कुछ गांव के लोग बताते हैं कि अरे ये महिला को तो हम जानते हैं, इसका नाम सरिता है, और ये यहीं पर पास में ही जो राम कुमार है उसकी पत्नी है, उसी के साथ रहती है। और ये जो सरिता है, ये इसने 2 शादियाँ की हैं। ये जो राजकुमार है ये इसका दूसरा पति है, और ये अपने दूसरे पति और अपने 2 बच्चों के साथ रहती है जो इसके सौतेले बच्चे हैं। अब ये पुलिस सुनती है, फ़ौरन पुलिस डायरेक्ट बिना देरी किए राजकुमार के घर पहुंचती है
राजकुमार से पूछती है कि आखिर तुम्हारी पत्नी कहाँ पर है, तुम्हारी पत्नी जो सरिता है वो कहाँ है। अब वो राजकुमार था वो थोड़ा सा घबराता है, वो बोलता है कि मेरी पत्नी 3 दिन पहले यहाँ से गई है, वो ये बोल कर गई है कि वो अपने मायके जा रही है और ये बोल कर गई है लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है। पुलिस वाले उसको बताते हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हारी पत्नी की वहाँ पर लाश मिली है। तो वो रोने लगता है, बहुत तेज़ी के साथ वो रो रहा था। अचानक से इसी बीच जो राजकुमार था उसका बेटा दूसरा वाला जो बेटा था सूरज प्रकाश आ जाता है, जिसकी उम्र 19 साल थी। पुलिस सूरज प्रकाश को अलग ले जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी माँ कहाँ पर है, जो सरिता तुम्हारी सौतेली माँ है वो कहाँ पर है, ज़रा बताओ। अब वो सूरज प्रकाश था वो बोलता है कि मेरी माँ कल से गायब है, कल से ही वो गई थी लेकिन कल से उनका पता नहीं चला, हम लोग खुद उनको ढूंढते फिर रहे हैं। अब ये सुनने के बाद पिता की बात अलग थी, बेटे की बात अलग थी, इन दोनों की बात अलग थी। लेकिन जैसे ही जो उसका जो राम कुमार का जो दूसरा बेटा था जिसका नाम ब्रजेश था, पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो बताता है कि मैंने अपनी माँ को 6 दिनों से नहीं देखा, वो तो गायब है, उसका कुछ नहीं पता। अब कुल मिलाकर पिता और दोनों बेटों की बातचीत बिल्कुल अलग थी, जवाब बिल्कुल अलग थे। पुलिस का माथा ठनकता है और जब पुलिस सख्ती से तीनों को मार तोड़ कर ठीक से पूछताछ करती है तो राम कुमार बोलता है कि सर मैं अपना गुनाह जुर्म कबूल कर रहा हूँ। मैं और मेरे दोनों बेटों ने और एक मेरे भतीजे ने मिलकर, हम चारों लोगों ने मिलकर सरिता को मौत के घाट उतार दिया। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते थे, ना ही आपके पास आ सकते थे, आप ना ही हमारी मदद करते। पुलिस हैरान हो जाती है कि भला पत्नी को मारने के बाद ये शख्स, ये पति ये बोल रहा है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, इसने अपने बेटे और अपना जो भतीजा था उसके साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने क्यों मारा, ऐसी कौन सी वजह आ गई थी जो तुम पुलिस के पास नहीं आए, अपनी पत्नी को ख़त्म कर दिया, उसका सर तन से जुदा कर दिया। तब ये राम कुमार से ये बात पूछी जाती है तो राम कुमार बताता है कि मेरी उम्र 43 साल है, मेरी शादी 23 साल पहले हुई थी। शादी के बाद मेरे 2 बच्चे भी हुए, वो बड़े हो गए थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 5 साल पहले मेरी पत्नी की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। पत्नी की मौत के बाद भी सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है, मैं खेती बाड़ी करता था, मेरे दोनों बेटे मेरा साथ देते थे, सब नॉर्मल चल रहा था। लेकिन पत्नी की मौत को भी 1 साल पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन मेरे बेटे अब आपस में लड़ा करते थे। लड़ाई की वजह ये थी कि कोई बोलता कि बर्तन मैं नहीं धोऊंगा, दूसरा बोलता मैं खाना नहीं बनाऊंगा। अब कामकाज तो सब कुछ चल रहा था, हम रोज़ रोज़ बाहर का खाना कैसे खाते, घर में ना ही कोई बर्तन धोने वाला था ना ही खाना बनाने वाला था। तो उसी टाइम पर मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है क्यों ना मैं दूसरी शादी कर लूँ और मेरी शादी करने से घर की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और इसी वजह से मुझे पता चलता है गोरीहार में ही सरिता रहती है जो विधवा है। मैं सरिता से बातचीत करता हूँ, सरिता बोलती है कि ठीक है मैं शादी कर लूँगी। सरिता की उम्र 30 साल थी और हम दोनों चुपके से वहीं पर मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। और कुछ दिन के बाद जब मैं सरिता को घर पर लेकर आता हूँ, मेरे बेटों को पता चलती है, क्योंकि जो मेरा बेटा सूरज प्रकाश था उसकी उम्र 19 साल थी और ब्रजेश की उम्र 20 साल थी। जब उन दोनों को पता चलती है कि मैंने शादी कर ली है तो दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और बबूला होते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारी तो शादी करने की पिताजी उम्र नहीं है, शादी करने की उम्र तो हमारी थी, तुम्हें हमारी शादी करनी थी लेकिन तुमने खुद शादी कर ली। मैं समझाता हूँ कि खाना बनाना बर्तन धोने की वजह से मैंने शादी की है। तो बेटे बोलते हैं अगर हमारी शादी कर देते, हमारी बहू आती तो वो भी यही काम करती, तो मैं शादी नहीं करनी थी। लेकिन सरिता अपने दोनों बेटों के सर पर हाथ फेरती है, बोलती है कि तुम्हें एक माँ की कमी थी, वो माँ की कमी मैं पूरी करूँगी। और उसके बाद ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चलने लगती है। मेरे बेटे दोनों राज़ी हो जाते हैं। अब शादी को पूरे 4 साल गुजरने वाले थे, लेकिन मुझे 3-4 महीने पहले ही पता चलता है कि जो मेरा बेटा है सूरज प्रकाश, जिसकी उम्र 19 साल है, उसके साथ जो उसकी सौतेली माँ है वो संबंध बनाती है। वो उसके साथ मेरे जाने के बाद संबंध बनाती है, दोनों के अवैध संबंध चल रहे हैं। मैं अपने बेटे को समझाता हूँ, बुझाता हूँ, मेरा बेटा मान जाता है और मेरा बेटा उससे मिलने की, उसके साथ संबंध बनाने की साफ इनकार कर देता है। लेकिन मेरी जो पत्नी थी, जो सरिता थी, वो ये बोलती है कि अगर ये मेरे साथ संबंध नहीं बनाएगा तो मैं थाने चली जाऊँगी, दहेज का, रेप का केस दर्ज करवाऊँगी, ये सारी ज़िंदगी जेल रहेगा और तू भी जेल रहेगा। वो फिर मुझे और मेरे बेटे को ब्लैकमेल करने लगती है और उसके बाद
फिर उसकी डिमांड ये होती है कि जो दूसरा वाला ब्रजेश है वो भी उसके साथ संबंध बनाए, और फिर वो ब्रजेश के साथ भी संबंध बनाना शुरू करती है। अब वो अपने दोनों बेटों के साथ संबंध बनाती थी। ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरी वजह से मेरे दोनों बेटों के साथ वो गलत काम करती थी और धमकी देती थी कि अगर तुम लोग मुझसे कुछ बोलोगे तो मैं कोर्ट जाऊंगी, तुम्हारे ऊपर रेप का और ये सारे केस लगा दूंगी, तुम लोगों की ज़िंदगी पूरी जेल में गुजरेगी, तुम चक्की पीसोगे। ये सारी चीज़ों के बाद हम अपने ही घर में डरे डरे सहमे सहमे रहते थे, और उसी बीच हमने 15 सितंबर को हत्या करने की प्लानिंग की। उस बीच मैंने जो मेरा भांजा है जिसका नाम सत्य है उससे बातचीत की, और प्लानिंग करने के बाद डेट फिक्स होती है कि हम लोग 19 सितंबर को वहीं जो गोरीहार के जंगल हैं वहाँ पर घूमने के बहाने से जाएंगे, और हम लोग सरिता को अपने साथ ले चलते हैं। और जब सरिता वहाँ जो ढलाव था, जो नीचे का रास्ता था, वहाँ उतर रही थी, वहीं पर हम सरिता को गिरा लेते हैं, उसके गले में फंदा लगा लेते हैं, उसकी जान निकाल देते हैं। हम तीनों ने ये काम कर दिया था। और उसके बाद जो मेरा भतीजा था वो कुल्हाड़ी लेकर आता है, और फिर मैं गुस्से में उसकी उंगलियों को काट कर अलग करता हूँ। और सर को इस वजह से अलग कर दिया था कि जो सरिता की लाश थी उसकी कोई पहचान ना कर पाए, उसका सर मिल ना पाए, इसलिए सर अलग फेंका था, धड़ अलग फेंका था। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हमने इस वजह से इस घटना को अंजाम दिया। ये बोलने के बाद जो बेटे थे वो रोने लगते हैं, पिता भी रोने लगता है, और पुलिस उठाकर चारों को ही जेल भेज देती है। अब वो लोग सारी ज़िंदगी जेल रहेंगे, लेकिन सिर्फ एक महिला की वजह से 4 जिंदगियां बर्बाद हो गई, और जो महिला थी हवस की भूखी उसकी भी मौत हो गई। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने अपने नाम की बोला था, अब उनके नाम की और जो सवाल उन लोगों ने किए थे उनके जवाब की बारी है। तो पहला जो कमेंट किया है वो अभिषेक राजपूत ने किया है। उन्होंने कहा है जगदीश नाम है मेरा, लखनऊ से हूँ, मैं हमेशा आपकी वीडियोस देखता हूँ। तो जगदीश भाई बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा कमेंट किया है पृथ्वा ने, ऐसे लोगों को जान से मार देना चाहिए जो लोग रेप वगैरह करते हैं उन लोगों को। पप्पू खान ने कमेंट किया है यूपी के लखीमपुर से पप्पू खान। पप्पू भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका नाम बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये हम पंजाब डिस्ट्रिक्ट से सहारनपुर, और सही से लिखिए करिए, थोड़ा सा आपकी स्पेलिंग वैसी हो जाती है। भवनीगुर, हम पल्ला से तुम्हारे वीडियो देखते हैं। इनका नाम है जसकरण सिंह। जसकरण सिंह भाई शुक्रिया आपका। और हजरा पठान कह रही हैं माँ सही कहा आपने, कभी किसी को मजबूरी नहीं बताना चाहिए, यानी कि आप अगर परेशान हैं तो अपनी मजबूरी ना बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने हजरा पठान जी आपने। एक और ये है उदय दुप्पा, उदीन, इन्होंने कहा है कि जो मैंने 7 साल वाले बच्चे वाली वीडियोस डाली थी, तो उन्होंने कहा है कि कोई 7 साल का बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, आपको ठीक से जानकारी लेनी चाहिए। मैं मतलब एक 7 साल के बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बार जाकर गूगल पर सर्च कीजिए, शायद आपने नहीं पढ़ा हो या फिर न्यूज़पेपर ना पढ़ा हो, लेकिन फ़िलहाल में ये खबर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, और ये सच्ची है। फ़िलहाल में इसी महीने की है, सितंबर की, इसी में 7 साल के बच्चे ने वो जो 5 साल की बच्ची थी उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है। राधे श्याम जी सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। राधे श्याम जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है सर? ये कर रहे हैं MD ताहिर। तो ताहिर भाई मेरा नाम है माज MAAZ। वहीं शिव दीप कुशवाहा भाई, मैं बहुत वीडियो देखता हूं और कभी कमेंट नहीं किया हूं, पहली बार कमेंट कर रहा हूं, जवाब ज़रूर देना। तो शिव भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप कमेंट कीजिए। हम लोग मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, जो कमेंट करते हैं उनके कमेंट पढ़ते भी हैं और उनके जवाब भी देते हैं। वहीं मतीन अंसारी कह रहे हैं भाई साहब आप बहुत अच्छे अंदाज से दिल और दिमाग में दोनों जगह सेट हो जाते हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ये आप लोगों की समझदारी है जो आप सीखते हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि आपको सिखा सकूं और आप आने वाली परेशानी से बच सकें और समझ सकें कि दुनिया के अंदर कितना कलयुग चल रहा है। वहीं रेशमा दामोर बोल रही है कि मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा क्योंकि मेरा नाम रेशमा है। आपका नाम बहुत प्यारा है रेशमा जी। MD बाबुल, मोहम्मद बाबुल, किशनगंज बिहार से नाम लीजिएगा मेरा। जी बाबुल भाई शुक्रिया।
और ये हैं अंजू गोदरा। भाई साहब आपने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई है, लेकिन ये बहुत दुखद है कि आपके बताने का तरीका बहुत अच्छा है। घटना बहुत ज़्यादा दुखद है, लेकिन बताने का तरीका आपको अच्छा लगा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये दया बघेल बोल रहे हैं, मेरा नाम दया बघेल है। भाई हम तो आपके बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं और है ना, रहने वाले फ़िरोज़ाबाद के हैं, खैरगढ़ के पास के गांव हैं भवानगी रहने वाले हैं, पर हम तमिलनाडु में हैं, मतलब काम के सिलसिले में तमिलनाडु में गए हुए हैं। तो आप फ़िरोज़ाबाद से हैं, हम भी फ़िरोज़ाबाद से हैं। फ़िरोज़ाबाद का जो जाटकपुरी है वहीं पर हम रहते हैं। अगर आप कभी यहाँ पर आए तो हमसे ज़रूर मिलिएगा और अपना आप ख्याल रखें, क्योंकि आप इतनी दूर हैं तमिलनाडु, वहाँ पर कुछ कर रहे होंगे ज़रूर काम वगैरह। खदीजा शेख बोल रही है, मैं भी आपकी सब वीडियो देखती हूँ। तो खदीजा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी डीपी काफ़ी अच्छी लगी है। और ये देवा मेहरा, सर मैं देवा मेहरा छत्तीसगढ़ से, मेरा नाम बोल देना। बिल्कुल देवा मेहरा जी, दोबारा कमेंट कीजिएगा, हम फिर भी दोबारा आपका नाम लेंगे। सर मेरा नाम मुकेश कुमार सिकर राजस्थान से हूँ। सर मैं आपका पुराना और न्यू चैनल का भी सब्सक्राइबर हूँ, मैं आपका एक भी वीडियो मिस नहीं करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कमेंट पढ़ने के बाद एक हिम्मत सी मिलती है, लगता है कि शायद हमारी कोई वीडियोस देख रहा है, वरना मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वीडियोस आप लोगों को बेकार लगती हैं और मुझे ये बंद कर देना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। और एंजिल थापा व्लॉग बोल रही हैं, लास्ट में क्या इमरजेंसी आ गई थी जो आप इतनी तेज़ी से उठकर चले गए? वो लास्ट में जब वीडियो हो जाती है तो मैं उठकर जल्दी से चला ही जाता हूँ, क्योंकि बहुत देर से प्यास वगैरह लगती है। और ये है अहमद फैज़ी फ्रॉम हरजीगढ़ झारखंड, याद कीजिएगा माज भाई। हजरीबाग झारखंड, याद कीजिएगा माज भाई। फैज़ी भाई याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप इंस्टाग्राम पर कमेंट कर सकते हैं। माज भाई माशाल्लाह से आप बहुत समझदार इंसान हैं, दीन दुनिया दोनों की नॉलेज है आपको। जी बिल्कुल, नॉलेज देने से और नॉलेज लेने से ही नॉलेज मिलती है। आप हमें नॉलेज दें, हम आपको थोड़ी बहुत दें, ऐसा ही सिलसिला बराबर चलता रहेगा। और ये ताबिश ने जो कमेंट किया था, इन्होंने अपने 3 बच्चों के नाम लिए थे। मेरा नाम सैफ़ी, ये 3 हमारे बच्चे हैं, तीनों की मीनिंग, दानिश का नाम अक्लमंद है, ताबिश का नाम, इनके जो 3 बच्चे थे उनके नाम के मतलब है। दानिश नाम का मतलब है अक्लमंद, ताबिश नाम का मतलब है चमकता हुआ चेहरा, और महविश का मतलब है खूबसूरत। काफ़ी अच्छे मतलब भी हैं इनके, और आपने बताया उसके लिए भी शुक्रिया। धनंजय कुमार, बिहार, देहरी ऑन सोन। और नवीन प्रकाश, मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ, प्लीज़ मेरा नाम ले लेना, फ्रॉम न्यूजीलैंड। ओहो, न्यूजीलैंड से आप मेरी वीडियोस देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अंजू गोदरा, भाई साहब आपकी स्टोरी बहुत अच्छी होती है, आप रोज़ सुनाया करें। मैं बिल्कुल रोज़ कोशिश करता हूँ कि कोई अच्छी सी स्टोरी मिले और आपको सुना सकूँ। DK कुशवाहा, घाटमपुर, ये फ़िलहाल में उन लोगों के कमेंट थे जिन लोगों ने नाम किए और कमेंट किए थे, जिसका हमने जवाब दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नाम लिया जाए, आपका भी कमेंट का जवाब दिया जाए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ध्यान से, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो एक कमेंट कीजिएगा, अगली वीडियो में हम आपका नाम लेंगे और आपको ढेर सारा शुक्रिया भी बोलेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और हमारी दुआएं आपके साथ है कि आप यूं ही खुश रहें, आपके पास सारी कामयाबियां आएँ और आप सुरक्षित भी रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।